सो है गैस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, जितने भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अभी हाल ही में क्या हुआ था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने Q1 के रिजल्ट को शो किया था। अब रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कुछ चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली थी। अल्टीमेटली अगर सिर्फ नंबर्स की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने रेवेन्यू में 10% की ग्रोथ रिपोर्ट की थी, बट इस बार सिर्फ 5% की ग्रोथ रिपोर्ट की थी। बट जब हम बात करते हैं प्रॉफिट्स के बारे में तो प्रॉफिट्स में तो ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और Q1Q बेसिस पे भी अगर हम देखें तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें विटनेस करने को मिला था ड्यू टू अदर इनकम। अदर इनकम मतलब क्या, कंपनी ने एशियन पेंट की स्टिक्स सेल किए थे, इस वजह से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट थे उसमें एक शार्प स्पाइक हमें विटनेस करने को मिला था। बट दोस्तों इन सारी चीज़ों के बीच में अगर हम बात करें कंपनी की इबिट्टा के बारे में तो इबिट्टा हमें एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से देखने को नहीं मिला था। तो इस वजह से नंबर्स अच्छे देखने के बावजूद भी मार्केट को उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। और पिछले फाइनेंशियल ईयर अगर कंपनी के नंबर्स को देखोगे तो पिछले फाइनेंशियल ईयर पे कंपनी ने कुछ खास इंप्रेसिव नंबर्स हमें दिखाया नहीं था। तो और इस क्वार्टर की बात करें तो कंपनी का इबिट्टा हमें उतना इंप्रेसिव देखने को नहीं मिला था। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कंपनी के Q1 में जितना भी सेगमेंट था उन सभी सेगमेंट के हिसाब से कंपनी ने कितना अच्छा और कितना खराब परफॉर्म किया। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक टेलीग्राम चैनल के बारे में जो कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ये ट्रेंड कर चुके हैं जो कि ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में ही है। तो इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है। तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा जितने भी रिसर्च होते हैं कंपनी से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को अच्छी तरह से रिसर्च कर आपको अपडेट होता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनके साथ आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। सो देखो दोस्तों जब हम बात करते हैं मेन कंट्रीब्यूटिंग सेगमेंट के बारे में तो वो है O2C यानी कि ऑयल टू केमिकल। कंपनी ने O2C सेगमेंट में इस बार कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। इस बार अगर देखोगे कंपनी के केमिकल बिजनेस का रेवेन्यू तो वो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1.5% से गिरता हुआ ही नज़र आया। और दोस्तों अगर हम प्रोडक्शंस की बात करें तो प्रोडक्शन हमें 17.3 मिलियन मेट्रिक टन्स देखने को मिली, जो कि अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करें तो इसमें भी हमें 2.3% की ड्रॉप देखने को मिला है। बट नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि इनका जो इबिट्टा था वो हमें इंप्रेसिव दिख रहा था। इबिट्टा हमें 10.8% से ग्रो करता हुआ नज़र आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बट अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो एक्सपेक्टेशंस मार्केट इससे थोड़ा सा ज़्यादा लगाकर चल रही थी, इस वजह से कहीं ना कहीं इबिट्टा उतना ज़्यादा इंप्रेसिव अब नहीं दिखा अगर हम एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बात करें। बाद में दोस्तों और भी काफ़ी सारे एक्सपेंशन से रिलेटेड हमें न्यूज़ रिलायंस के O2C सेगमेंट से रिलेटेड सुनने को मिल सकती है, जिसमें हमें रशिया से रिलेटेड अपडेट्स आता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जियो के प्लेटफॉर्म के बारे में तो उसने इस बार 35,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू दिया, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीब 19% की ग्रोथ हमें विटनेस करने को मिली। और जियो का प्लेटफॉर्म इबिट्टा भी काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो करता हुआ नजर आया, जो कि ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 24% से 18,135 करोड़ का इबिट्टा इसने रिपोर्ट किया है। अगर आरपू की बात करें यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र्स तो वो ऑलमोस्ट 210 के करीब दिख रहा है। जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज है वो टारगेट कर रही है आरपू को 300 तक ले जाने का, 300 350 के आसपास। तो इसका मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कल में टैरिफ हाइक्स और हमें देखने को मिल सकता है रिलायंस एयरटेल की तरफ से, क्योंकि अभी के टाइम पे रिलायंस का तो लगभग बोल सकते हैं 210 के करीब है और एयरटेल का 250 के करीब है। अगर 300 तक ले जाना है उनको तो नो डाउट उनको प्राइस हाइक्स तो करना ही करना है। तो देखो दोस्तों अगर हम बात करें आरपू के बारे में यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स के बारे में, किसने हो सकता है कि 800 का रिचार्ज किया, किसी ने हो सकता है 200 का रिचार्ज किया, तो एवरेज निकालोगे तो 500 निकलेगा। तो यहाँ पर जो एवरेज निकलना चाहिए टोटल कस्टमर बेस कंपनी का जो है उसका एवरेज
वो लगभग 300 के आसपास निकलना चाहिए, और अभी के टाइम पे वो एवरेज कितना निकल रहा है, लगभग 210 के आसपास। तो इस वजह से आने वाले कल में हाइक्स हमें और भी विटनेस करने को मिल सकती है, जो कि अगर हम बिज़नेस के हिसाब से देखें तो हम अच्छा बात बोल सकते हैं, बट अगर हम बात करें आम लोगों की बात, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये अच्छी खबर नहीं है, ठीक है। अब इसके अलावा रिटेल सेगमेंट्स की बात करें तो उसमें भी हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में डबल डिजिट की ग्रोथ विटनेस करने को मिली, जो कि करीब 11.3% का था। तो मतलब बोल सकते हैं कि कंपनी का सभी सेगमेंट सिर्फ O2C छोड़कर डबल डिजिट का ग्रोथ रिपोर्ट करता हुआ दिखा, जिसमें रिटेल सेगमेंट का भी कंट्रीब्यूशन ठीक ठाक था। 73,720 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया, और इबिट्टा को कंपनी ने 10.9% से ग्रो किया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 6,044 करोड़ का इबिट्टा कंपनी ने रिपोर्ट किया, और इबिट्टा मार्जिन्स भी हमें इंप्रूव होता हुआ नजर आया 0.2% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और 8.7% का मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किया अपने रिटेल सेगमेंट से। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप रिलायंस के इन्वेस्टर हैं तो। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने Q1 के नंबर्स को पब्लिश किया था, जहां पर कंपनी के नेट प्रॉफिट हमें 12% से ग्रो करते हुए नजर आए थे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पिछले साल कंपनी ने 16,175 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, इस बार 18,155 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है, और साथ में कंपनी ने 1:1 के रेशियो में बोनस और ₹5 स्पेशल इंटरम डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इन सारी न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट आपके लिए रह सकती है। बाकी शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर भी आप कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों टाटा मोटर्स लिमिटेड। आज के दिन की बात करें तो टाटा मोटर्स मल्टीपल न्यूज़ की वजह से फोकस में रही है। अब देखा जाए तो किस किस रीज़न की वजह से टाटा मोटर्स फोकस में थी, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, फिलहाल न्यूज़ हमें ये सुनने को मिल रही है कि US और जापान के बीच में जो ट्रेड डील की न्यूज़ आता हुआ दिखा, उससे एक तरह से देखा जाए ग्लोबली ऑटोमोबाइल कंपनीज़ के ऊपर जो टेंशन लगा हुआ था वो थोड़ा सा कम हुआ। देखा जाए तो ये जो डील है उससे टाटा मोटर्स को कोई मतलब नहीं है, बट हम बात कर सकते हैं सेंटिमेंट्स के बारे में। सेंटिमेंट्स थोड़ी सी बेटर हुई है, क्योंकि टैरिफ की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हुआ है। अगर हम US और जापान के व्हीकल्स की बात करें जो कि US मार्केट में सेल होती हैं, ठीक है। अब इस वजह से जो जापानीज़ ऑटो कंपनीज़ हैं, लाइक हम टोयोटा की बात करें, होंडा की बात करें या फिर निसान की बात करें, उनकी परफॉर्मेंस हमें अच्छी विटनेस करने को मिली। बट इन सारी चीज़ों के बीच में दोस्तों टॉप स्टोरी एक और हमें सुनने को मिल रही है कि मॉर्निंग में एक अपडेट देखने को मिला था कि इंडिया और UK के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो कैबिनेट की तरफ से अप्रूव हो चुका है। ये कोई ऑफिशियल खबर नहीं थी, मॉर्निंग में सोर्स के ज़रिए हमें सुनने को मिल रहा था, बट अभी के टाइम पे चीज़ें ये सुनने को मिल रही है कि चीज़ें ऑफिशियल हो चुकी हैं और कैबिनेट ने अप्रूव भी कर दिया है इंडिया और UK के बीच में बोल सकते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि जो भी इंडिया से सामान जाएगा UK में और UK से जो भी सामान आएगा इंडिया में, उस पर किसी भी तरह का कस्टम ड्यूटी हमें लगता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि जो भी कंपनीज़ UK में रन करती हैं, जो भी कंपनीज़ UK की इंडिया में रन करती है, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। और टाटा मोटर्स की बात करें तो इनका जो मेन बिजनेस है, मतलब बोल सकते हैं मेन जो कंपनी है जैगवार एंड लैंड रोवर, ये ब्रिटिश कंपनी है, यानी कि UK की कंपनी है। तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इससे टाटा मोटर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि मेजॉरिटी रेवेन्यू तो यही सेगमेंट कंपनी को देता है और इस सेगमेंट से रिलेटेड ही हमें पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है। तो इस वजह से आज के दिन टाटा मोटर्स आपको पॉजिटिव परफॉर्मेंस भी देती हुई नज़र आ रही थी। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अब दोस्तों बजाज फाइनेंस के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। अब दोस्तों अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करें तो कल के दिन ये कंपनी आपको फोकस में देखने को मिलने वाली है। रीज़न है दोस्तों कंपनी के Q1 के रिजल्ट कल हमें आते हुए देखने को मिलेंगे। अब Q1 के जो बिजनेस अपडेट्स कंपनी ने शो किया था उसके बेसिस पे जो मार्केट का रिएक्शन था, उससे क्लियर कट हम ये तो उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट ये ज़रूर उम्मीद करेगी कि Q1 के जो नंबर्स हैं वो हमें अच्छे देखने को मिल सकते हैं। बट एग्जैक्ट मार्केट की एक्सपेक्टेशंस क्या है उसकी अब बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, उम्मीद यहाँ पर ये है कि जो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम है, यानी कि इंटरेस्ट से जो कंपनी इनकम कमाएगी, उसमें पिछले साल के मुकाबले इस बार हमें डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिलेगी, यानी कि मिनिमम 10% की ग्रोथ दिखेगी। बाकी मैक्सिमम कितना होगा वो हम देख लेंगे। उसके अलावा दोस्तों प्रॉफिट में भी कंपनी हेल्दी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस लगाकर चल रही है। और ये सारी चीज़ें किस वजह से हो सकता है, क्योंकि कंपनी के लोन ग्रोथ हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़र आया था इस वजह से। अब देखो दोस्तों एग्जैक्ट एक्सपेक्टेशंस क्या है, तो देखो आपको यहाँ पर डिटेल्स देखने को मिलेगा। अगर कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की बात करें तो उसने नेट इंटरेस्ट इनकम से उम्मीद लगाया है 10,201 करोड़,
और प्रॉफिट से उम्मीद लगाया है 4,676 करोड़। आनंद राठी ने सीधा 12,000 करोड़ की एक्सपेक्टेशंस रखी है नेट इंटरेस्ट इनकम से, बट प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन उससे कम है, यानी कि कोटक इंस्टीट्यूशन से कम है। इसका मतलब ये है कि आनंद राठी कम मार्जिन की उम्मीद लगा कर चल रही है। एक्सिस सिक्योरिटीज़, एमके ग्लोबल और मोतीलाल ओसवाल की जो एक्सपेक्टेशन है वो 10,000 करोड़ के आसपास के नेट इंटरेस्ट इनकम की है। और अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो सभी का प्रॉफिट 4,600 करोड़ के आसपास का ही एस्टिमेट लग रहा है। तो एवरेज अगर निकालोगे तो 10,628 करोड़ की एक्सपेक्टेशन कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम से है, यानी कि इससे ऊपर अगर नंबर आ जाता है तो एक्सपेक्टेशन को बीट कर देगी, और इसके रेंज में आ जाता है तो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही नंबर रहे, ऐसा हम बोल सकते हैं। और प्रॉफिट 4,646 करोड़, जो कि आप नोट करके चलना। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट में 19% की ग्रोथ मार्केट विटनेस कर रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस बार Q1 से। और अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में, तो उसमें 27% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। बाकी अब देखते हैं कि कल के दिन ऐसे नंबर्स हमें देखने को मिलते भी है या नहीं। बाकी आपको क्या लगता है कि कंपनी का रिजल्ट कैसा आएगा, वो मुझे कमेंट बताना, और साथ में अगर आपको रिजल्ट देखना है तो चैनल के साथ अपडेटेड रहना है, यानी कि सब्सक्राइब करके रखना। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगेगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।